Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing great. And today in this video we will be covering 3 points, which are laws of heredity, sex determination and differentiation. Now let's begin today with laws of heredity. What are laws of heredity? These laws we had studied during our NEET examination, but I know many of you won't remember it. So there are 3 laws of heredity. Those three laws are laws of segregation, law of dominance and law of independent assortment. Now what is law of dominance? Law of dominance is in heterozygous condition. In heterozygous condition, always dominant allele is expressed in first F1 generation. That means in heterozygous condition मतलब हमारे पास 2 zygotes है. अब इस कंडीशन में द कैरेक्टर, अब इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से. जैसे हमारे पास कैपिटल टी हो गया और स्मॉल टी हो गया, तो इसमें कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज़ रिसेसिव. तो जब इन ये दोनों का यूनियन होता है तब एक फर्स्ट जनरेशन बनती है कैपिटल टी और स्मॉल टी की. तो ये जो फर्स्ट जनरेशन की कंडीशन होती है, इसमें कैपिटल टी को डोमिनेंट अलील कहा जाता है. तो हमने क्या समझा? इन हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब जहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स हो गया हमारे पास, और हाँ, ऑलवेज डोमिनेंट अलील इज़ एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन. मतलब जब हमारे पास F1 जनरेशन आएगा तब उसमें मैक्सिमम मतलब डोमिनेंट तो यही होगा. मतलब इस जीन या इस क्रोमोसोम में जो भी जीन ज़्यादा हो गए वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो गए. उसके बाद हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस का सेकेंड पॉइंट है द कैरेक्टर दैट अपीयर्स इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट. मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है उसको डोमिनेंट अलील कहा जाता है, और जो एक्सप्रेस नहीं होता उसे रिसेसिव कहा जाता है. ये अब आपको रिवाइज हो ही गया होगा. नाउ व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग द गमीट फॉर्मेशन, मतलब जब गमीट्स बनते हैं तब अलील फॉर ईच जनरेशन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गमीट कैरीज ओनली 1 अलील फॉर ईच वन. मतलब कि अब यहाँ पे हम इससे समझते हैं कि हमारे पास एक जीन है ये, और एक जीन ये ब्लू में कलर्ड है वो है. जैसे इसमें आप देखिए, ये एक जीन हो गया, ये एक जीन हो गया. अब ये जो कलर्ड पार्ट है इसे हम अलील कहते हैं. मतलब पार्ट ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील. तो जब इसका डीएनए रेप्लिकेट होता है फिर हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. ऐसे 2 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. अब इन 2 क्रोमोसोम्स में जब मियोसिस 1 होता है तब ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग सेग्रीगेट हो जाते हैं. सेग्रीगेशन इज़ डिफ्रेंशिएशन, मतलब अलग हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाता है. फिर नेक्स्ट स्टेप में ये फिर से अलग हो जाता है. ये अलग हो गया, ये इन दोनों से अलग हो गया. यही इस लॉ में कहा जाता है स्टेज आर ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन. मतलब जब गमीट बनता है द अलील फॉर ईच जीन, मतलब ये जो अलील होता है सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि ये अलग अलग सेग्रीगेट हो गया. सो दैट ईच गमीट, मतलब आगे जो गमीट आएगा कैरीज ओनली 1 अलील फॉर ईच वन, मतलब आगे जाके सिर्फ एक ही अलील होगा सबके पास. बस इस लॉ में बस यही दिया हुआ है. फर्स्ट लॉ में क्या था? जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ कैपिटल टी ही एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं होगा. और क्योंकि कैपिटल टी एक्सप्रेस हो रहा है इसीलिए इसे डोमिनेंट अलील कहा जाता है, और ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है इसीलिए इसको रिसेसिव अलील कहा जाता है. उसके बाद सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन, मतलब जब गमीट्स बनते हैं द अलील फॉर ईच जीन, मतलब हर एक जीन पे जो अलील प्रेजेंट होता है सेग्रीगेट, एक दूसरे से अलग हो जाता है. सो दैट ईच गमीट कैरीज ओनली 1 अलील फॉर ईच वन. अब हमारा थर्ड लॉ समझते हैं जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इट स्टेट्स दैट द अलील ऑफ डिफरेंट जीन, यहाँ पर तो अलील सेम जीन्स के हो गए. अब यहाँ पे अभी अगर हमारे पास डिफरेंट जीन्स के अलील है आर हेरिडिटेड इंडिपेंडेंटली, मतलब अगर अलग अलग करके अपना अपना इंडिविजुअलिटी दिखाते हुए अगर वो सेपरेट हो रहे इंडिपेंडेंटली विद इन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. मतलब अगर हमारे पास 2 ऑर्गेनिजम्स है जिसमें एक कैपिटल आर और स्मॉल आर एक्सप्रेस हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक्सप्रेस हो रहा है, तो नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल टी के साथ हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल टी के साथ, या स्मॉल आर स्मॉल टी. ऐसे हमारे पास रिजल्ट आ सकते हैं.
तो इस लॉ में हमने क्या देखा, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स एज द अलील ऑफ डिफरेंट जीन, मतलब अलग अलग जीन्स के अलील जब हेरिडिट करते हैं इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली विद इन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन, विच इज़ वेरी इजी टॉपिक। अब जैसे हम जानते हैं कि ह्यूमन्स हैव 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं ईच इंडिविजुअल के पास, ऑटोसोम्स, एंड सिंगल पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। अब सिंगल पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स मतलब हमारे पास एक पेयर होता है, फीमेल्स में होता है सेक्स क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स, एंड 1 ओवा मतलब फीमेल गमीट के पास होता है 22 प्लस एक्स, विच इज़ हाफ ऑफ क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, एंड मेल्स हैव 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम, एंड सिंगल स्पर्म हैव 22 एक्स और 22 वाई। मतलब के ह्यूमन के पास 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स के। अब उसमें से सिंगल पेयर क्रोमोसोम का होता है 44 प्लस एक्स इज इम्पॉर्टेंट इन फीमेल, और एक ओवम मतलब एक सिंगल फीमेल गमीट के पास 22 प्लस एक्स होता है, और मेल में 44 प्लस एक्स टोटल होता है क्रोमोसोम, और एक स्पर्म में जो मेल गमीट होता है उसमें या तो 22 एक्स होते हैं या तो 22 वाई होते हैं। और जब इन मेल और फीमेल का यूनियन होता है या फ्यूजन होता है, मेल स्पर्म 22 एक्स अगर फीमेल ओवा के 22 एक्स से फ्यूज़ होता है तो 44 प्लस एक्स बनता है। सिंपल मैथमेटिक्स। तो ये गर्ल फॉर्म मतलब गर्ल पैदा होगी अगर मेल स्पर्म विद 22 प्लस वाई के साथ फ्यूज़ होकर 22 एक्स के साथ फ्यूज़ हो रहा है, फीमेल के 22 एक्स के साथ, देन बॉय विद 44 एक्स प्लस एक्स वाई विल बी बॉर्न। ईजी, ये हमने 12th में भी पढ़ा था और नीट में भी पढ़ा था। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है आज के लिए जो है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब समझते हैं, डिफ्रेंशिएशन इज जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, मतलब कि एक स्पेशल सेल इसमें तैयार हो रहा है। जनरेशन मतलब रेडी होना है, तैयार होना। इसमें अब हम समझते हैं कि बिफोर डिफ्रेंशिएशन कैन हैपन, मतलब अगर डिफ्रेंशिएशन होने से पहले सेल कमिट करता है सर्टन फेट को, मतलब कि अगर न्यूरॉन का सेल है तो वो न्यूरॉन ही बनेगा, ऐसी कमिटमेंट होती है। अगर वो मसल सेल है तो मसल सेल ही आगे जाके बनेगा। तो अब ये जो कमिटमेंट होती है, ये कमिटमेंट की जो स्टेज है इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, मतलब 2 स्टेज में कमिटमेंट डिवाइड की जाती है। तो या तो स्पेसिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज, और सेकेंड स्टेज है डिटर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेज समझते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड स्पेसिफिकेशन। द फेट ऑफ अ टिश्यू और ए सेल इज सेट टू बी स्पेसिफाइड व्हेन इट इज़ केपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग ऑटोनोमसली। अब ऐसे नहीं चाहते, मतलब कि इसमें ईजी लैंग्वेज में कि अगर एक सेल होगा उसको हम स्पेसिफिकेशन तब बोला जाएगा जब वो अपने आप को खुद से डिवाइड कर सकता है, जब एक सेल में ऐसी स्टेज पे वो पहुंच जाए कि वो अब खुद से डिवाइड होने रेडी है। अब यहाँ तक तो ठीक है कि ये खुद से डिवाइड होने अब रेडी तो हो गया है, एक सेल है वो खुद से डिवाइड होने रेडी हो गया है। लेकिन अब सपोज़ ये न्यूरॉन है, हमारे पास एक न्यूरॉन का सेल है और वो रेडी हो गया है डिफ्रेंशिएशन के लिए। लेकिन अगर हम इसे सपोज़ मसल सेल्स के साथ रख दें तो ये मसल सेल में डेवलप हो सकता है, मतलब कि ये कभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। At this stage of specification, commitment is still capable of being reversed, मतलब ये कभी भी चेंज हो सकता है। उसके बाद हमारी सेकेंड स्टेज है डिटर्मिनेशन। अ सेल और अ टिश्यू इज डिटरमाइंड व्हेन इज केपेबल ऑफ, मतलब इसमें भी डिटरमाइन तो होता है कि वो खुद से डिवाइड होने तो रेडी है अब इस स्टेज पे, लेकिन अब वो रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब अगर हम एक न्यूरॉन सेल ले तो वो न्यूरॉन में ही डेवलप होगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। इसको हम हमारे डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम 12th स्टैंडर्ड में पहुंच जाते हैं, फिर हमें मतलब 11th में ही डिसाइड करना होता है कि हम नीट की एग्ज़ाम देंगे या जेई की देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर कोई है कि उसको स्टार्ट में जेई में इंटरेस्ट है तो वो जेई की तरफ जाता है, लेकिन उसको फिर जाकर लगता है कि नहीं मुझे नीट देनी है, तो वो चेंज कर लेता है अपने आप को, नीट के सिलेबस या नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता है। तो वो चेंज हो सकता है, एक ऐसी स्टेज पे आप 11th तक डिसाइड कर सकते हो। लेकिन
कुछ सेल्स ऐसी स्टेज पे आप जा चुके हो कि नहीं अब एग्ज़ाम आने ही वाला है, तो आपको डिटर्मिनेशन के साथ जो आपने चूज़ किया उसके साथ ही आपको पढ़ना पड़ता है। तो वही है डिटर्मिनेशन और स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन कैन बी रिवर्स, डिटर्मिनेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसे अगर स्टेम सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, ये डिवाइड हो रहा है इंटरस्टिशियल में, ये डिवाइड हो रहा है लीवर में, ये कार्डियक में, ये नर्व में, ये ब्लड में और ये मसल्स में। अब ये सारे सेल्स जब तक स्पेसिफिकेशन की स्टेज में है तब तक कोई भी फॉर्म ले सकता है, यहाँ तक आने तक ये कोई भी फॉर्म ले सकता है। लेकिन जब इसके आगे बढ़ जाएगा तो इसको लिवर सेल ही बनना पड़ेगा। अगर ये इसके आगे बढ़ गया तो इसे कार्डियक सेल्स ही बनना पड़ेगा, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ईजी, क्लियर? तो आज के टॉपिक में हमने 3 टॉपिक्स कवर किए, लॉज ऑफ हेरिडिटी, दोज और 3 लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा और थर्ड हमने डिफ्रेंसिएशन देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।